दोस्तों, आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कश्मीर पर चलाई जा रहे एपिसोड के तीसरे कड़ी में पहुंचते हैं। इस कड़ी में हम ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन का कौन सा जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा था, जिसके वजह से कि ब्रिटिशर्स ने भारत और पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश की और इस विवाद को, कश्मीर विवाद को, इस रूप में तैयार कर दिया जो आज तक ना ही सुलझा है और निकट भविष्य में सुलझने की संभावना भी नहीं है। दोस्तों, ब्रिटेन जब इस देश को छोड़ करके जा रहा था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण कर दिया था और उस सीमा का निर्धारण में रेडक्लिफ लाइन, जिसकी कि हम चर्चा पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, वो खींच चुकी थी। लेकिन रेडक्लिफ लाइन से ब्रिटिश का वो इंटरेस्ट सर्व नहीं होता था जो वो करना चाहता था। तो आखिर वो क्या कंस्पिरेसी थी? आज जिस भारत को हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम जाने कि उस भारत के पास कौन कौन सा क्षेत्र मौजूद था और अब उसके पास कौन कौन से क्षेत्र मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझें कि ब्रिटिश महारानी जो थी वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली महिला थी और उन्होंने मुगल से सत्ता का हस्तांतरण अपने पास लिया था। यानी भारत में जिस समय सत्ता थी वह मुगल के पास था और उसी से ब्रिटिशर्स ने अपने पास सत्ता को लिया था। तो मूल रूप से जब सत्ता को आप वापस करते हैं तो जिससे सत्ता आपने ली है उसी को आप सत्ता वापस करते हैं। लेकिन भारत की जनसंख्या हिंदू बहुल्य जनसंख्या थी और मुगल पीरियड का समापन लगभग हो चुका था और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में हिंदू जो ताकतें थी वो सतत संघर्ष कर रही थी और उससे सत्ता को वापस लेकर के अपने हाथ में केंद्रित करना चाहती थी। क्रिश्चियंस की जो नेचुरल एफिनिटी होती है वो मुस्लिम्स के लिए हिंदू के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस बात को उनको बताना बेहद ही मुश्किल था क्योंकि पब्लिक डोमेन में सेकुलर फेस लेकर के वो चल रहे थे। तो ये कह पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था कि धार्मिक आधार पर वह मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा करीब पाते हैं। तो उन्होंने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पर जो मुस्लिम यहाँ के समुदाय थे उनको उन्होंने उभारना शुरू कर दिया था और मुस्लिम लीग की सारी कहानी आप कभी फिर आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से मुस्लिम लीग के साथ ब्रिटिशर्स ने कोलैबोरेट करना शुरू किया और किस तरह से उनको उकसा करके टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट में एक इस्लामिक राज्य और एक राज्य जिसको कि सेकुलर बना दिया उसने। उसे हिंदू नहीं बनाया उसने क्योंकि वो हिंदू मेजॉरिटी का राज्य कह करके उसको स्वतंत्र करना नहीं चाहता था। तो भारत के पास अभी जो हिस्सा मौजूद है उसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आपके पास मौजूद है। इसको हम ज़रा नक्शे पर भी देख लेते हैं कि यह किस तरह से आपका अभी क्षेत्र आपके पास मौजूद है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हिस्से में कौन सा क्षेत्र आता है? इसके पास में अभी मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बाल्टिस्तान, यह 3 क्षेत्र आता है। इसको भी अब ज़रा हम नक्शे पर देख लेते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे क्या खेल करता है। क्या पाकिस्तान की इतनी शक्ति थी कि भारत जैसे विशालकाय देश से और उसमें भी जिसके कि गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, उससे सीधी संघर्ष करने की बात पाकिस्तान सोचे? और क्या पाकिस्तानी सेना इतना ताकतवर थी? तो यहाँ 2 पहलू समझने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तानी सेना थी वह अब भी ब्रिटिश कमांड के कंट्रोल में था और भारतीय सेना भी अब भी ब्रिटिश कमांड के कंट्रोल में ही था। और इस बीच में जो जम्मू कश्मीर था उसने अपने को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया था। तो उनकी भी अपनी एक सेना थी, लेकिन वह सेना उतना ताकतवर सेना नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ मौजूद थे, जब कश्मीर को स्वतंत्र नहीं किया गया था, तो ब्रिटिश सेना को एक एक कश्मीर का जो आर्मी कैंटोनमेंट होता है और जहाँ जहाँ फोर्स का जमावड़ा है उस जगह को भली भांति वो जानते थे क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने शासन की थी और उनको ये रास्ता पता था कि किस किस जगह पे इनके वीक पॉइंट है और उस जगह पर कैसे पहुंचा जाए और कैसे उनकी सैनिक को हराया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब स्कार्दू गैरिसन है, स्कार्दू गैरिसन को वहाँ के जो सेना के उस समय में सीएनसी थे उन्होंने लगभग उस गैरिसन को ख़त्म कर दिया था जो कि कश्मीर का गैरिसन था। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है। और अब जो है उसके आगे इन्होंने 2 और गैरिसन को टारगेट करने का प्लान किया हुआ था और उसके रास्ते भी उन्होंने दिखाए थे। जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तानी सेना और जो उनके ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो कि इस हमले में शामिल थे उनको उन्होंने रास्ता दिखाया था। हालांकि लद्दाख में उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी।
तो यह जो कंस्पिरेसी किया गया था कि कुछ क्षेत्र को विवादित बना दिया जाए और विवादित बना करके एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में लाया जाए कि जिसका समाधान हो ही नहीं। ब्रिटिश का इसमें क्या इंटरेस्ट था? क्लेमेंट एटली ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुके थे और जो चर्चिल था वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से अब जा चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में हालांकि भारतीय सैनिकों की वजह से ही ब्रिटिश जीत पाया था, लेकिन चर्चिल को के लिए भारत के लोगों से उनकी एक खास घृणा थी और वह एटली का सलाहकार अभी भी मौजूद था। तो अब इन लोगों ने एक कंस्पिरेसी रचना शुरू किया जिसकी की वानगी ये बनी कि माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली, चर्चिल और दोनों ही सीएनसी, जो यहाँ के सीएनसी थे भारत के और जो पाकिस्तान के सीएनसी थे, दोनों ऑफिसर्स ने मिल करके ये प्लान किया कि यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट किया जाए, एक ऐसी विवाद को जन्म दिया जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके बहुत लंबे समय तक इसको उलझा दिया जाए ताकि ब्रिटिश अपना इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में अपना कायम रख सकें, दबदबा कायम रख सकें। दोनों ही जो स्वतंत्र होने वाला स्टेट है दोनों पे वो अपना इन्फ्लुएंस बना के रख सकें। लेकिन एक बात और ब्रिटिश के मन में था, वह यह बात थी कि यह एक जो बाल्टिस्तान का आप क्षेत्र देखते हैं वह बाल्टिस्तान का क्षेत्र बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जहां आपको स्कार्दू गैरिसन की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में था क्योंकि उनके साथ अफगानिस्तान बॉर्डर लग रहा था, एक तरफ चीन का बॉर्डर लग रहा था और एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर था और एक तरफ भारत था और उसके बिल्कुल सटे ही फॉर्मर यूएसएसआर का क्षेत्र शुरू हो जाता था, जिसमें कि आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ये था। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के साथ ब्रिटिश आर्मी को लड़ना पड़ा था। वो बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था और ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया था कि रसिया कितना पावरफुल हो चुका है। तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कि रसिया को अगर कंट्रोल करना है तो यूरोपियन कंट्री तो एक तरफ से रसिया को करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में बॉर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति के बाद यहाँ पे कम्युनिज्म का बोलबाला आ चुका था और कई सारी छोटी छोटी कंट्रियाँ इनके साथ मिल चुकी थी और वो एग्रीमेंट कर चुका था कि उसके डिफेंस को रसिया देखेगा। वहीं उस बोल्शेविक क्रांति के बाद चीन में भी कम्युनिज्म का बोलबाला शुरू हो चुका था। तो यह एक ऐसा लोकेशन था जहाँ की आप चीन पर भी नज़र रख सकते हैं और फॉर्मर यूएसएसआर पे भी आप नज़र रख सकते हैं और उसी के साथ साथ आप भारत को, जिसको अब आप स्वतंत्र कर रहे हैं, उस पर भी नज़र रख सकते हैं और पाकिस्तान पे भी नज़र रख सकते हैं। और पाकिस्तान को ये अपना एक वेसल स्टेट बना करके ब्रिटेन रखना चाहती थी। आखिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अंग्रेज़ों द्वारा यह षड्यंत्र किस प्रकार रचा गया और कैसे उन्होंने इस षड्यंत्र को क्रियान्वित किया। साजिश को आखिर क्यों नहीं समझ पाए उस समय के जन आंदोलन करने वाले नेता जो कि लगातार अंग्रेज़ों के संपर्क में होते थे। माउंटबेटन को दो नए प्रभुत्वों का विभाजन करने और दोनों प्रभुत्वों के कुछ हिस्से को अस्थिर करने की साजिश के लिए भेजा गया था। इस पूरे घटनाक्रम में साजिश की बू क्यों आती है? अगर हम देखें तो जम्मू और कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रहने या भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का अधिकार दिया गया, जबकि अंग्रेज़ इस मामले पर कड़ा फैसला ले सकते थे जिससे विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे कि यह विवाद लगातार बना रहे। अभी भारत और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होना था क्योंकि स्वतंत्रता अभी दी नहीं गई थी। इसी बीच माउंटबेटन जम्मू कश्मीर विजिट करते हैं 19 से 23 जून 1947 के बीच और महाराजा हरि सिंह से वो मिलते हैं। हरि सिंह के साथ वो बहुत ही टेक्टफुली तरीके से बात करते हैं ताकि उनकी कंस्पिरेसी का उनको भनक न लग सके। वह हरि सिंह से कहते हैं कि वह जनता की इच्छा पर विचार करें और बाद में यदि वे चाहें तो पाकिस्तान संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय ले सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ होम है वह उनके इस निर्णय को भारतीय संविधान सभा अमित्रतापूर्ण कार्रवाई नहीं मानेगा। यह किसके कहने पर उन्होंने कहा, यह अभी तक संशय बना हुआ है, लेकिन ऐसा बात कहने का कुछ प्रमाण मिलता है। इस तरीके से हरि सिंह को उन्होंने एक इनडायरेक्ट मैसेज किया कि आपकी जो जनता है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए आपको पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए। यह बात और है कि हरि सिंह उनके इस बात को आगे चल करके माने नहीं।
माउंटबेटन ने हरी सिंह को इस चीज़ के लिए भी इनकरेज किया था कि आप दोनों ही न्यू डोमिनियन जो भारत और पाकिस्तान बना है उसके साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट ज्वाइन कर लें, और जब आगे चल करके आप किसी एक स्टेट को ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपका रास्ता खुला हुआ रहेगा और उस स्टेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि हरी सिंह का अपने राज्य के बारे में एक विशेष ख्यालात था, वह स्वतंत्र रहना चाहते थे, क्योंकि उनका नेहरू से बिल्कुल भी 36 का रिश्ता था। क्योंकि नेहरू का शेख अब्दुल्ला के साथ अच्छा रिश्ता होना यह उसे पसंद नहीं था, क्योंकि वह राजतंत्र में विश्वास करने वाला था और भारत एक सेकुलर स्टेट बन रहा था, तो वहाँ पे उनकी राजशाही पूरी तरह से ख़त्म हो जाती, इसलिए उसे नेहरू की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन पटेल और हरि सिंह के साथ पत्राचार माउंटबेटन द्वारा हरि सिंह को बताई गई बातों से कतई मेल नहीं खाता है, क्योंकि पटेल ने लिखा था कि जम्मू कश्मीर के हित में है कि वह भारत की संविधान सभा में शामिल हो जाएं, और नेहरू एक गौरवशाली कश्मीरी है, इसलिए वह आपके दुश्मन कतई नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ ही पटेल ने रामचंद्र काक को शेख अब्दुल्ला को नज़रबंदी से मुक्त करने के लिए भी लिखा था। इस तरीके से पटेल बहुत ही सलीके से महाराजा हरि सिंह के साथ डील कर रहे थे और वहाँ की जनता की इच्छाओं का भी वह पूरी तरह ध्यान रख रहे थे। उन्हें देर होने में कोई बात नहीं थी, लेकिन जो भी फैसला हो वह दुरुस्त फैसला हो, इस बात पर उनका विशेष ध्यान था। माउंटबेटन ने भारत और हरि सिंह के साथ दोहरा खेल खेला था। पहले तो कश्मीर को आज़ादी का सपना दिखाया, और फिर जब वो हरि सिंह से मिले तो उन्होंने उसे पाकिस्तान की संविधान सभा बनने तक स्वतंत्रता की घोषणा न करने की सलाह दे डाली। फिर नेहरू और पटेल का बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय संधि के सेना भेजने के लिए मनाही कर देना, यह इस बात की ओर इंगित करता है कि उनके मन में क्या चल रहा था। माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कश्मीर के मदद के लिए सेना न भेजने की सलाह दी। यह इस बात की ओर दिखाता है कि उनके मन में क्या चल रहा था। क्यों ने उस सलाह में उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आप सेना भेजते हैं तो यह फौरी तौर पर पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा हो जाएगी और आपको सीधे उनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन यह बात पाकिस्तान पर भी लागू होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर पे सेना उन्होंने पहले भेजी थी, लेकिन वह भेजते वक्त माउंटबेटन उनको जिन्ना को ऐसा सलाह नहीं दिए थे कि आप कश्मीर में सेना को न भेजें। फिर एक भी और महत्वपूर्ण तथ्य था कि इतने छोटे स्टेट का दो बड़े स्टेट के बीच में एग्जिस्ट करना यानी बने रहना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी इतने दो बड़े देश ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक छोटा सा देश उनके पड़ोस में हो, जहाँ की दुनिया के हर देश आ करके अपने स्पाई एजेंसी और सैनिक अड्डा बना लें और उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहें। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे स्थिति में या तो बाय फोर्स या बाय निगोशिएशन यानी कि या तो सेना की मदद से या वार्ता की मदद से इन्हें कब्जा कर ही लिया जाता। चूँकि जम्मू कश्मीर को डोगरा किंगडम ने 75,000 नानकशाही दे करके अंग्रेज़ों से अमृतसर एग्रीमेंट के तहत अपने पास लिया था और अंग्रेज़ों को सिर्फ रक्षा और व्यापार का ही हक दे रखा था, ऐसी स्थिति में सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेज़ अगर कर रहा था तो कानूनी तौर से वो ठीक था एक तरीके से। लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत जो बाल्टिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र था वह इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था और वह पहले से भी एक इंडिपेंडेंट रियासत था जिसको कि डोगरा किंगडम ने जीत करके कश्मीर में मिलाया था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ अगर चाहते तो गिलगिट बाल्टिस्तान को स्वतंत्र होने की सलाह दे सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और गिलगिट बाल्टिस्तान के वासी अगर चाहते तो वो पाकिस्तान के साथ मिल सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को ये पता था कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो कश्मीर की तरह ही अपने को स्वतंत्र रियासत रखने के मूड में है। भारतीय अभियान का पश्तून आदिवासी को खदेड़ने के लिए जारी रहना था, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया। किस वजह से रोका गया यह तो माउंटबेटन और उस समय के नेता को ही पता होगा, लेकिन यह एक साजिश का हिस्सा था। नहीं तो भारतीय सेना उनको खदेड़ती हुई सेना थी, क्योंकि वह अब उनके एम्यूनेशन ख़त्म हो चुके थे और उन्हें पीछे धकेला जा सकता था। वैसी स्थिति में आप पीओके का मेजर पार्ट जो आज पाकिस्तान के पास है वो आप ले चुके होते, लेकिन बीच रास्ते में ही इस अभियान को रोक दिया गया। वह भी एक साजिश की बू की तरफ इंगित करती हैं। भारत के साथ एक और खेला खेला गया।
जिन्ना उस समय में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था जिसने जम्मू कश्मीर से जंग का ऐलान कर दिया था और सेना को आदेश दे दिया था कि बाय फोर्स इसे अपने में मिला लें। वैसी स्थिति में नेहरू को ये बताया गया कि वहाँ का जो सीएनसी है डगलस ग्रेसी और जो दूसरे अधिकारी हैं वह जिन्ना पर दबाव बना रहा है कि वह जंग का आदेश वापस ले लें। इस तरह से एक टाइम बाय किया गया ताकि जिन्ना तब तक अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाए। भारत की सेना भी 5-6 दिन के बाद जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए उतरी और यहाँ तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री का उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर भारत उस दिन फौज नहीं भेजता तो कश्मीर के पास और कोई विकल्प नहीं था, उसे पाकिस्तान के साथ मिल जाना पड़ता। तो यह जो लेट लतीफ़ी की गई यह एक तरह से लगता है कि डेलिब्रेट प्लानिंग का हिस्सा था कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तब तक में साइजेबल पोर्शन ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वह अपने कब्जे में कर ले और फिर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि यह मुद्दा काफ़ी लंबे समय तक अटक जाए। अब पाकिस्तान जाकर के माउंटबेटन ने अपने अंतिम मोहरे को चलना शुरू किया। जिस जिन्ना को कि 2 राष्ट्र सिद्धांत के लिए तैयार किया गया था, उस जिन्ना के पास एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया कि भारत जो है वो प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह कराने के पक्ष में है, लेकिन शर्त भारत की यह है कि वह पहले पाकिस्तानी सेना और जो उनमें पश्तून आदिवासी है उनको वापस बुला ले। कैसे मानता जिन्ना इस प्रस्ताव को, जो कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास करता था? उसने फौरी तौर पर इसे रिजेक्ट किया और उसने कहा कि यह तभी संभव है जब शेख अब्दुल्ला, जिसको कि अंतरिम गवर्नमेंट का चार्ज दिया गया था कश्मीर में, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वह जिन्ना का खास विरोधी व्यक्ति था। क्योंकि शेख अब्दुल्ला सेकुलरिज्म में बिलीव करता था जबकि जिन्ना 2 राष्ट्र थ्योरी में बिलीव करता था, तो इस वजह से उसे हटाने की बात की गई और इसके साथ ही भारतीय फौज को हटाने की बात की गई। यह दोनों ही शर्त कानून सम्मत नहीं था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन भारत का जम्मू कश्मीर का भारत में अब विलय हो चुका था, इसलिए भारतीय सेना को वहाँ से वापस आना अब किसी भी स्थिति में संभव नहीं था। तो ऐसा यह वार्ता विफल हो गई। इस वार्ता विफल होने के बाद नेहरू ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से बातचीत की और उन्हें पत्राचार के द्वारा भी बताया कि वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया है। लेकिन एटली ने यह कह करके अपने पल्ले झाड़ लिए कि उनका कोई इन्फ्लुएंस अब पाकिस्तान पर नहीं है और इस मुद्दे के समाधान में वो नहीं फंसना चाहते, इसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएं। माउंटबेटन ने भी कुछ ऐसा ही सलाह नेहरू को दिया और इसकी स्थिति ये बनी कि यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में जा कर के इतने लंबे समय के लिए समाधान ढूंढती फिर रही है। लेकिन इस मुद्दे को समापन करने से पहले आपको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि पटेल जो थे वो काफ़ी दूरगामी सोच के व्यक्ति थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसी चालाकी का परिचय दिया जिससे कि इस मुद्दे का कुछ हिस्सा समाधान के ओर होता हुआ अग्रसर हुआ है। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि आज आज के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह धारा 370 को हटाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि पटेल ही थे जिन्होंने इसे राष्ट्रपति के ऑर्डर के द्वारा एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को साइन करवाया था, ना कि पार्लियामेंट में पास करा करके। तो इस तरीके से यह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसे कि कभी भी भारत की सरकार वापस कर सकती थी। इसके ऊपर विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद।